इस अवधि में देश में कितना धन जमा हुआ है और किन किन खातों में रिकॉर्ड तोड़ धन जमा हुआ है, इन सब की भी जरूर जांच होनी चाहिए, ताकि काले धन पर अंकुश लगाने के मामले में बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार की ईमानदारी की सही तस्वीर पूरे देशवासियों के सामने उजागर हो सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार विरोधी पार्टियों को अपना दुश्मन मानकर चलती है और उन्हें अपनी गरीब विरोधी तानाशाही सरकार की राह में रोड़ा मानकर उनके साथ अलोकतांत्रिक वे काफ़ी हद तक अशोभनीय व्यवहार भी करती हैं, बर्ताव भी करती हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका गलत रवैया देश के उन तमाम लगभग 70% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय आम जनता के साथ भी है, जिन्होंने इन्हें सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में अपना वोट नहीं दिया। और अब ऐसी गलत व संकीर्ण मानसिकता देश को कहां ले जाएगी, ये गंभीर चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि अब ऐसा लगता है कि नोटबंदी को लेकर आम जनता को होने वाली परेशानियों व बिन बुलाई मुसीबतों के कारण देश में माहौल काफ़ी ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। इसके साथ ही अब लोगों का धैर्य व सब्र जवाब देने लगा है, लगातार मौतें हो रही हैं, किसान बड़ा दुखी है, तो इसके खिलाफ भी अब खासकर भाजपा शासित राज्यों में सरकारी दमन का कुचक्र चलने वाला है, जिसका काफ़ी कुछ नज़ारा मिलना भी शुरू हो गया है। ऐसे हालातों में यदि देश का माहौल बिगड़ता है और दंगे फसाद होते हैं, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है, तो फिर सीधे तौर पर इसके जिम्मेवार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही होंगे। इसके अलावा अब तो ये भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि सरकार बन जाने के बाद 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाकर इनको गरीबों के बैंक खाते में 15 से 20 लाख रुपए देने, गरीबों को सस्ता अनाज व सस्ती बिजली, पानी, शिक्षा व 2-2 कमरों का मकान मुफ्त देने तथा रोजगार आदि भी मुहैया कराने का अपना लोकसभा चुनावी वायदा निभाने में बुरी तरह से विफल हो जाने से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही देश में 500 व 1000 रुपये के नोटों की बंदी करके यहाँ हर तरफ अफरा तफरी फैलाने के पीछे इनकी पूरी एक सोची समझी षड्यंत्रकारी मानसिकता की ही भूमिका है। और इसलिए अब विरोधी पार्टियों को भी खासकर निशाना बनाया जा रहा है और इसी क्रम में खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उनके अंधभक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का ये कहना है कि नोटबंदी से बीएसपी को काफ़ी तकलीफ पहुंची है। वो बार बार यही कहते हैं जिधर भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता होने के साथ साथ इनकी ये ओछी राजनीति को भी प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री व श्री अमित शाह इन दोनों को ही ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी से पहले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का एक मूवमेंट भी है। और अपने देश में बीएसपी ने एक नोट एक वोट के इस समतामूलक गैर पूंजीवादी व्यवस्था को भारतीय राजनीति में परिचय कराया और अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के बल पर ही
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ खासकर दलित, शोषित व उपेक्षित समाज को कुछ हद तक अपने पैरों पर खड़ा करके उसे लेने वाले समाज से देने वाला समाज बनाने का भी यह एक युग परिवर्तनीय व अति ऐतिहासिक कार्य किया है, जिससे खासकर उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का सफाया ही हो गया है। और अब यहाँ इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी आजीवन वनवास जरूर मिल जाएगा, आजीवन वनवास जरूर मिल जाएगा। और ये स्वाभाविक ही है कि इन सबसे भाजपा एंड कंपनी को बहुत ज़्यादा ही परेशानी है तथा ये सब कुछ इन्हें थोड़ा भी हजम नहीं हो पा रहा है। इसलिए इनके मन में बीएसपी के खिलाफ जबरदस्त जातीय व राजनीतिक द्वेष भरा हुआ है, जिसके चलते ही अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इनके शीर्ष नेतागण आए दिन बीएसपी के ऊपर अनर्गल व अर्थहीन तथा सस्ती मानसिकता व एवं ओछी राजनीति करने वाले आरोपी लगाते रहते हैं। और इस मामले में खासकर बीएसपी पर पैसा लेकर एमपी व एमएलए बनाने जैसे अमर्यादित व अशोभनीय आरोप लगाने से पहले बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी पहले अपने गिरेबान में झांककर ये जरूर देख लेना चाहिए कि इनकी अपनी खुद की भारतीय जनता पार्टी में काले धन वाले कितने ज़्यादा भरे हुए हैं, वे कितने भारी संख्या में देश भर के ऐसे लोगों को उनकी पार्टी ने टिकट देकर उन्हें एमपी व एमएलए आदि बनाया है, जबकि इसके ठीक उलट बीएसपी में उनका क्या स्थान है ये पूरा देश जानता है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों व सांसदों के साथ साथ अपने उम्मीदवारों से भी पैसा जरूर लेती है, लेकिन उनसे अर्थात अपने उम्मीदवारों से ये पैसा उन्हें टिकट देने के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ता की हैसियत से ही अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए ही पैसा लेती है, जैसे और कार्यकर्ताओं से। अर्थात हमारी पार्टी बीजेपी व अन्य पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के काले धन की मदद लेकर ना ही अपनी पार्टी का संगठन चलाती है और ना ही चुनाव आदि लड़ाती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि बीजेपी एंड कंपनी के लोग विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के ऊपर किस्म किस्म के गलत आरोप लगा के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में कितना ही हमला क्यों ना करते रहें, तो भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता केंद्र की बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार से उनके लोकसभा चुनावी वायदों के साथ साथ अब बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले का भी हिसाब जरूर लेगी। इसलिए अब इनके 2.5 वर्षों के बाद खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म की जा रही घोषणाओं व शिलान्यास आदि की ड्रामेबाजी भी इनको देश में आगे किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं बचा पाएगी। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन ही आने शुरू हो जाएंगे। और अब अंत में हमारी पार्टी केंद्र सरकार व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से देश व जनहित में ये मांग करती है कि वे अपने इस नोटबंदी के फैसले से उत्पन्न हुई अनेकों समस्याओं को युद्ध स्तर पर जल्दी ही दूर करें, वरना जैसे सन 1975 में कांग्रेस पार्टी के समय में लगी राजनीतिक इमरजेंसी से ये पार्टी सन 1977 में देश में लोकसभा के हुए चुनाव में पूरे तौर से साफ हो गई थी,
तो ठीक उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में बहुत जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव के साथ ही आगे सन 2019 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी फिर ये भारतीय जनता पार्टी भी अपनी इस लगाई गई आर्थिक इमरजेंसी की वजह से पूरे तौर से साफ हो जाएगी। अर्थात फिर ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए वनवास में ही चली जाएगी। इसके साथ ही अब केंद्र की सरकार अपनी धूमिल हो रही छवि को थोड़ा ठीक करने के लिए अपने नोटबंदी के फैसले का खुद ही सर्वे करा रही है, जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि सर्वे में सरकार के समर्थन में अधिकांश ये उन्हीं लोगों की राय है जिन्होंने नोटबंदी से पहले ही सरकार की 10 महीनों की तैयारी के समय में अपना काला धन व बड़े नोटों को ठिकाने लगा दिया था, वह बैंकों आदि में जमा करा दिया था। इसके साथ ही नोटबंदी के समर्थन में ये उन लोगों की भी राय हो सकती है जो बीजेपी के अपने खुद के लोग हैं, लेकिन सरकार के नोटबंदी के इस फैसले से खासकर देश के लगभग 90% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ये उनकी राय नहीं है, जो अभी तक भी अपने खुद के ही पैसों के लिए एटीएम व बैंकों आदि की लाइन में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि यदि वे वास्तव में ईमानदारी से अपने इस फैसले का सही सर्वे कराना चाहते हैं तो फिर वे लोकसभा तुरंत भंग करके देश में फिर से ये चुनाव कराएं और तब फिर इनके आए नतीजे ही सही मायने में इनकी नोटबंदी का ये सही सर्वे होगा, जिसके लिए कतई भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए देश की जनता इनके अपने खुद के लोगों के इस प्रायोजित सर्वे से देश की जनता इनके अपने खुद के लोगों के ही इस प्रायोजित सर्वे से जरूर सावधान रहेगी। अंत में बीएसपी की केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से देश के लगभग 90% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों के हित में ये पुरजोर मांग है कि वे अपने इस जल्दबाजी में वे बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले की जल्दी ही समीक्षा कराएं और जो भी इसमें कमियां रह गई हैं तो उन्हें तुरंत ही ज़रूर दूर करें, वरना इनका ये फैसला आगे चलकर, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि वरना इनका ये फैसला आगे चलकर इनको हमेशा हमेशा के लिए वनवास की तरफ ज़रूर ले जाएगा, या फिर ये लोग खासकर लोकसभा में अपनी 1984 और 88 वाली 1984 व 88 वाली पुरानी स्थिति में ही पहुंच जाएंगे, जब उस समय केवल इनके 2 सांसद ही होते थे, तथा बाद में फिर ये लोग उस पुरानी कहावत की तरह ही जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात ऐसे ही तब पछताएंगे। इन जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक एक करके पूछो। हाँ, पहले इलेक्शन तो अनाउंस हो जाने दो। एक एक करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारी पार्टी तो शुरू से ही काले धन के खिलाफ रही है, उसके पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये डिसीजन लिया है, हम कोई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी ये चाहती है कि इन्होंने ये जो फैसला लिया बिना तैयारी के, बिना पूरी तैयारी के लिया, जल्दबाजी में लिया है
और इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ ज़्यादा नज़र आता है। और यदि इसमें इनका राजनीतिक स्वार्थ नहीं था और ये ईमानदार थे और ये सही मायने में काले धन पर अंकुश लगाना चाहते थे और जो भी इन्होंने ये डिसीजन लिया था, तो यदि देश की 90% जनता को ये 10 या 12 दिन का भी समय दे देते, तो मैं समझती हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं जो आज त्राही त्राही कर रहे हैं, ये लोग नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि मैंने इनको वक्त नहीं दिया। मैं समझती हूँ ये गलत है। यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं, आपके पास सरकारी मशीनरी है, आपके केंद्र में सरकार है, आप 10 दिन का समय इस 90% जनता को दे देते जो इनको अब परेशानी हो रही है, तो आप 10 दिन में नज़र रखते कि कौन लोग काले धन को जमा कर रहे हैं और जो लोग जमा करते उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लेते। लेकिन आप लोगों ने 90% जनता को, मेरे ख्याल ये जो सजा दिया है ये ठीक नहीं है। भाई ऐसा है, मेरे ख्याल आपने मेरा, बैठ जाओ, अब मैं हो गया, आपकी बात समझ ली। मेरे ख्याल जो मैंने प्रेस में अभी बोला है, मैंने पूरी बात अपनी प्रेस में रखी है, तो शायद इनका ध्यान कहीं और होगा। तो मैंने पूरी एक एक बात रख दी है। जो इन्होंने सवाल पूछा इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। अब कोई और पूछो, पूछो पूछो, आप पूछो। हाँ हो गया, मैं जवाब दे चुकी हूँ, पूछो आप। हाँ यदि, हाँ ये मैं आप बताना चाह रही हूँ, यदि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी यदि पूरी तैयारी के साथ ये फैसला लेते और देश की जो लगभग 90% जनता जो इस समय त्राही त्राही कर रही है, तो उनको थोड़ा संभलने का 10-12 दिन का समय दे देते और जो काला धन रखने वाले लोग हैं उस दौरान उनके ऊपर कड़ी नज़र रखते कि कौन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकारी मशीनरी उनके पास है, तो मैं समझती हूँ हम उनका ज़रूर समर्थन करते। लेकिन ये फैसला बिना तैयारी के लिए लिया गया है, आज कच्चा फैसला है, अब परिपक्व फैसला है। मैं समझती हूँ हमारी जो पार्टी है, जो पूरे देश के जो 90% जनता इनके इस फैसले से त्राही त्राही कर रही है, हम उनकी पीड़ा को समझते हैं, हम उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। देखो 32 दिनों में अगर हालात सामान्य हो जाते तो आपका, देखो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने नोटबंदी का फैसला लेने से पहले अंदर अंदर गुप्त तरीके से 10 महीने की तैयारी की हुई थी। तो 10 महीने की तैयारी जो उन्होंने की हुई थी, तो 10 महीने का समय बहुत होता है। तो फिर इनको पहले तो 50 दिन का समय मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इसलिए मैंने बार बार ये कहा है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और जिस तरीके का केंद्र सरकार जो नोटबंदी का फैसला तो ले लिया, लेकिन जो आए दिन जो किस्म किस्म की समस्याएं जनता के सामने उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नए नए सर्कुलर जारी कर रही है, वित्त मंत्रालय से आए दिन नए नए सर्कुलर जारी हो रहे हैं, उधर एटीएम वाले परेशान हैं, उधर बैंक वाले परेशान हैं। ये चल क्या रहा है? ये जब लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हमने मीडिया में ये देखा है, अखबारों में ये पढ़ा है, चैनल में हमने ये खबर पढ़ी है, तो आप हमें ये सुविधा दीजिए। वो बोलते हैं हमारे पास सर्कुलर नहीं आया है। तो ये चल क्या रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पूरी तैयारी नहीं थी, इनके पास नई करेंसी नहीं थी, और 10 महीने का समय बहुत होता है। उन्होंने 10 महीने में ये यदि पूरी तैयारी की होती तो मैं समझती हूँ ये दिक्कत लोगों के सामने नहीं आती जो इस समय पैदा हो रही है। 10 महीनों में इन्होंने केवल एक ही काम किया है,
भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, कि इनका जो पैसा था नंबर 2 का बीजेपी का, उसको इन्होंने ठिकाने लगाया है। अपने पार्टी के लोगों का पैसा इन्होंने ठिकाने लगाया है और बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा ठिकाने लगाया है इन्होंने। और अभी मैं आ रही थी, 1-2 चैनल पे दिखा रहे थे कि ये फैसला लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब ये फैसला लिया नोटबंदी का 8 नवंबर को, तो उससे पहले बिहार में तो इन्होंने अपने पार्टी कार्यालय को बनाने के लिए बीजेपी ने तो 25 जिलों में, बिहार प्रदेश के अंदर 25 जिलों में इन्होंने ज़मीन खरीदी है। अभी कोई चैनल, 1-2 चैनल में आ रही थी तो वो दिखा रहे थे कि बिहार प्रदेश में ये फैसला लेने से पहले 8 नवंबर से पहले तो इन्होंने बिहार प्रदेश में 14 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दफ्तर बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी महंगी ज़मीन खरीदी है। ये कौन सा धन है? ये तभी तो मैं कहती हूँ कि जो 10 महीने का, जो ये कहते हैं हमारी तैयारी थी, तो 10 महीने का भी हिसाब किताब हो जाए, पूरे देश में हो जाए, हर पार्टी का हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब किताब दे दे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो ज़मीन ली है अपने दफ्तर को बनाने के लिए, जो सरकार से सुविधा लेकर, तो उस दफ्तर को बनाने के लिए इन्होंने उसका वो भूमि क्या पूजा पाठ वगैरह करते हैं बनाने के लिए, तो वो तो सब कर दिया है। अभी ये चक्रों में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, तो इन्होंने दफ्तर को बनाने के लिए जो भी शुभ आरंभ वगैरह करना होता, जो भी मंत्र वंत्र मारने होते हैं, वो सब कर लिया है। लेकिन जो असली मंत्र इनको मारना था उसको बनाने के लिए, तो लोग ये बताते हैं कि ये डिसीजन लेने से पहले इन्होंने उस दफ्तर को, दिल्ली के दफ्तर को बनाने के लिए बिल्डरों को और जो भी इसके ऊपर, जो भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर या जो भी कुछ खर्चा होना था, सब पहले ही पैसे का प्रबंध कर दिया। और बिहार में, मैं तो चैनल में 1-2 चैनल दिखा रहे थे कि बिहार के अंदर 25 जिलों में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 8 नवंबर का डिसीजन लेने से पहले अपना दफ्तर बनाने के लिए काफ़ी कीमती ज़मीन, बिल्कुल मेन रोड के, बिल्कुल जो हाईवे है तो उसके करीब वो उन्होंने ली है, जो मेन मुख्य जो जगह है वहाँ पर ली है। तो ये क्या है? तो ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम काले धन के खिलाफ हैं। मैं समझती हूँ इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, ये केवल जो इनके जो लोकसभा चुनावी वायदे थे, जिनको इन्होंने 2.5 वर्षों के अंदर अब पूरा नहीं किया है, उससे जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया। जनता ये अपने पैसे को इधर रोती पीटती रहे, क्योंकि और नई करेंसी ना एटीएम में जा रही है ना बैंक में जा रही है, तो जनता तो लाइन में खड़ी रहेगी। बहुत बुरा हाल है। तो लेकिन ये सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा इनको, जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, हो सकता है अगले महीने के आखिर में इलेक्शन अनाउंस हो जाए, जनवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन अनाउंस हो जाए, तो ये सोच रहे थे कि इनको फ़ायदा मिल जाएगा। वो इनको फ़ायदा आसानी से मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपके हिसाब से भारत में ऐसी कितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी, कौन-कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिसके पास ब्लैक मनी हो सकता है? मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीएसपी को छोड़कर देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं ये काले धन में वो लिप्त मिलेंगे। और आज ही मैंने ये कुछ चैनल में ये देखा कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया है कि जब वो पहले चुनाव लड़ाती थी, तो वो लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी, तो हर कैंडिडेट को वो पैसा देती थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन नोटबंदी के फैसले ने उनके ऊपर असर डाल दिया, तो उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो किसी को पैसा नहीं देंगे। तो ये क्या संकेत हैं? ये सारे कुछ भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा
काला धन बनाने में तो बीजेपी नंबर 1 की, इंडिया की नंबर 1 की पार्टी है। इन्होंने तो 10 महीने में अपना सब पैसा ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो अपनी मूवमेंट को, अपनी पार्टी के संगठन को और चुनाव भी अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं से और जो हमारे मेहनत कश लोग हैं उनकी खून पसीने की कमाई से पैसा लेकर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, पूरे इंडिया में बीएसपी एक ऐसी पार्टी मिलेगी जब एमएलसी का चुनाव होता है या राज्यसभा का चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में हम इस लायक बने कि एमएलसी भी बना सकते हैं, राज्यसभा में भी हम अपने लोगों को भेज सकते हैं। तो जो लोग हमारे को कहते हैं कि हम लोग पैसा लेके टिकट देते हैं तो राज्यसभा का मेंबर बनाने में तो बहुत पैसा मिल जाएगा। तो मेरे पास तो बहुत लोग आते थे, धन्ना सेठ लोग, जब राज्यसभा का यूपी में चुनाव होता है या एमएलसी का, कि राज्यसभा के लिए कि बहन जी हम आपको 100 करोड़ 200 करोड़ भी दे देंगे, आप हमको राज्यसभा में भेज दो। यदि मुझे पैसा ही लेना होता तो मैं 100 लोगों से पैसा इकट्ठा करने की बजाय तो मैं 1-2 लोगों को ही राज्यसभा में भेज के तो मैं पैसा बना सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। हमारी पार्टी हमेशा राज्यसभा में और विधान परिषद में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको भेजती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है कि मेरी 5 बड़ी रैलियाँ हुई। मेरी रैली होने से पहले खासकर बीजेपी के लोग ये कहते थे इनकी हालत बहुत ख़राब है यूपी में, तो ये जगह जगह जाके ये कहते थे, बहुत तोड़फोड़ कर ली इन्होंने बीएसपी में। तो उनको ये मालूम नहीं है कि बीएसपी से जो भी एक व्यक्ति जाता है वो अकेला जाता है, उसके साथ में उसका समाज नहीं जाता है। तो इन्होंने बहुत कुछ कर लिया और बहुत गलत प्रचार किया बीएसपी के बारे में। बीएसपी पैसा लेकर टिकट देती है, लेकिन एक तरफ तो बोलती है बीएसपी पैसा लेकर टिकट देती है, तो लेकिन दूसरी तरफ तो फिर बीजेपी के लोग, फिर मैंने 5 रैलियों में बीजेपी कहती है कि बीएसपी एक सीट पर किसी से 1 करोड़ किसी से 2 करोड़ रुपया लेकर टिकट देती है। तो मैंने 5 रैलियों में कहा, मीडिया के माध्यम से बीजेपी के लोगों को ये कहा कि एक तरफ तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ये कहते हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है। जब बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है, तो फिर ऐसी मरी हुई पार्टी को, पिटी हुई पार्टी को फिर उसके टिकट लेने के लिए कौन एक फूटी कौड़ी भी दे देगा, 1 रुपया कौन भी दे देगा। और ये बात क्या कर रहे हैं, बीएसपी एक सीट पर 1-2 करोड़ रुपया लेती है। इसका मतलब तो अब ये दोनों बातों में विरोधाभास है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि किसी भी पार्टी को खतरा है तो वो बीजेपी को है। बाकी पार्टियां तो बहुत पीछे जा चुकी हैं। तो बीजेपी वाले लोग बहुत कसरत कर रहे हैं, कभी परिवर्तन यात्रा, कभी परिवर्तन रैली, तो कभी वो अपने मंत्रियों को भेज देते हैं और 2.5 साल तक कुछ किया नहीं। उत्तर प्रदेश में जो सेंटर से जुड़े हुए जो मसले हैं, मुद्दे हैं, मामले हैं उत्तर प्रदेश के, उन मामलों में कुछ किया नहीं। जब चुनाव के लिए 1-1.5 महीने का समय बचा है तो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सेंटर के मंत्री हैं उनकी बाढ़ आ गई है। जैसे बरसात में बाढ़ आ जाती है, ऐसी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है। और बड़े पैमाने पर तो बीजेपी के मंत्री, तो सेंटर के मंत्री, तो वो उत्तर प्रदेश में डेरा डाल के पड़े हुए हैं और बिना तैयारी के उनके वो क्या कर रहे हैं, जाकर घोषणा कर रहे हैं अपने मंत्रालय से संबंधित किसी न किसी काम की, या फिर वो शिलान्यास कर रहे हैं। 2.5 साल तक कुछ नहीं किया और अब केवल जनता को गुमराह करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं तो कुछ समय तो सन 2019 में 19
के आते आते तक बीजेपी बहुत ज़्यादा धराशायी हो जाएगी, जिस तरीके के ये गलत फैसले ले रही है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बीजेपी से तो बीजेपी तो बहुत पीछे जा चुके हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस ये तो बहुत पीछे जा चुके हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा इन दोनों का मुकाबला आपस में होगा कि कौन तीसरे पे जाएगा, कौन चौथे पे जाएगा, कौन दूसरे पे जाएगा। मुकाबला आप उनका पूछो। बीएसपी तो नंबर 1 पर है। बीएसपी की हालत वहाँ पर बहुत अच्छी है। अब तो वहाँ पर सही मायने में यूपी में जो मुकाबले जो चल रहा है वो बीजेपी और सपा का आपस में लड़े हैं ये। हालांकि ये दिखावटी है, जबकि सपा और बीजेपी अंदर अंदर आपस में मिले हैं। इनकी हालत भी दोनों वो बोल रहे हैं कि यदि भाई मिल जाओ, नहीं तो कहीं बीएसपी पावर में ना आ जाए। हालत बहुत ज़्यादा खराब है। परिवार में लड़ाई चल रही थी, लेकिन काले धन जब 500,000 के नोट बंद हुए, ऐलान हुआ, लड़ाई बंद हो गई यादव परिवार का। कौन बोलता लड़ाई बंद हुई है? अरे अभी गाजीपुर में अभी रैली हुई। गाजीपुर की रैली 8 नवंबर के बाद हुई है। वहाँ पर उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया है और वहाँ पर सपा मुखिया के भाषण के शुरू होने से पहले ही सपा मुखिया पहुँच गया था, श्री मुलायम सिंह यादव। वहाँ पर कुर्सियाँ चली हैं और वहाँ पर और कोई उनका जो उनके परिवार में जो अंदरूनी कलह है, जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। और मैं फिर मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को ये सावधान करना चाहती हूँ। आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, मैं फिर सावधान करना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सपा परिवार में जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। वो अंदर अंदर है। केवल मीडिया में वो ज़रूर चाहे पूरा परिवार सामने आ जाए, लेकिन अंदर की जो खुंदक है उनके आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो ख़त्म नहीं हुई है। उनका परिवार 2 खेमे में बटा हुआ है। और जब यूपी में असेंबली का चुनाव होगा तो सपा का जो बेस वोट है यादव, वो 2 खेमों में बढ़ जाएगा और दोनों खेमे एक दूसरे को हराएंगे। तो इसलिए मेरा मुस्लिम समाज को के लोगों को ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के लोगों को अपने वोट को ना तो कांग्रेस को देना है जो ऑक्सीजन पे चल रही है, और जो समाजवादी पार्टी जो 2 धड़ों में बटी हुई है, जिसका बेस वोट यादव वोट 2 धड़ों में बटा हुआ है, उनको देकर खराब नहीं करना है। तो एक तरफा बीएसपी को अपना वोट देकर जो इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें जो उभर रही हैं, जो मजबूत हो रही हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए उनको अपने वोट को नहीं बांटना चाहिए। धन्यवाद।